इसमें हम डिस्कस करेंगे हाफ पीरियड जोन्स, जिन्हें फ्रेनेल्स जोन भी कहते हैं। फ्रेनेल्स जोन का एरिया कैलकुलेट करेंगे और एंड में एक रिलेशन ड्राइव करेंगे जिसका कंक्लूजन है कि लार्ज वेव फ्रंट की वजह से किसी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से एम्पलीट्यूड का हाफ होता है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेनेल ने जो वेव फ्रंट है, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वहाँ पर कुछ जोन्स या एरिया बनाए, उनका नाम हाफ पीरियड जोन दिया है। क्यों दिया है नाम, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक कोई वेव फ्रंट है, हमें उससे यहाँ b डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो इस वेव फ्रंट पर हाफ पीरियड जोन्स बनाने के लिए हम इमेजिनरी स्फीयर्स खींचेंगे जिनकी रेडियस b प्लस लैम्डा बाई 2, दूसरे स्फीयर की रेडियस b प्लस 2 लैम्डा बाई 2 या b प्लस लैम्डा, तीसरे स्फीयर की रेडियस b प्लस 3 लैम्डा बाई 2। इस तरीके से ये स्फीयर्स होंगे। तो ये स्फीयर की रेडियस इस b से ज़्यादा है, इसका मतलब ये सारे जो स्फीयर्स हैं इस वेव फ्रंट को कट करेंगे। तो जहाँ ये कट करेंगे वहाँ ये सर्किल बनाएंगे। मान लीजिए पहला जो b प्लस लैम्डा बाई 2 है वो इस सर्किल पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी b प्लस लैम्डा बाई 2। दूसरा जो जोन है, दूसरा स्फीयर यहाँ कट कर रहा है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हुई ये हुई b प्लस लैम्डा बाई 2 और इससे अगली डिस्टेंस हुई b प्लस 2 लैम्डा बाई 2। इससे आगे फिर इससे आगे एक और सर्किल होगा और फिर आगे b प्लस 3 लैम्डा बाई 2, b प्लस 4 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से ये सर्किल्स होंगे। या इसे हम यहाँ भी बना सकते हैं। अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगा। यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है b, मान लीजिए यहाँ तक पहला जोन है, इसे मैंने नाम दे दिया M1, उसके बाद ये दूसरा है ये M2, फिर ये M3, इस तरीके से नीचे भी होगा M1 डैश, M2 डैश, M3 डैश। तो यहाँ से अगर मिलाता हूँ पॉइंट P को तो ये हो जाएगा b प्लस लैम्डा बाई 2, यहाँ जो ये हो गया b प्लस 2 लैम्डा बाई 2 और ये कितना हो जाता है b प्लस 3 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ लिख देता हूँ b प्लस लैम्डा बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस 2 लैम्डा बाई 2 और ये हो जाएगा b प्लस 3 लैम्डा बाई 2। तो ये साइड व्यू है, साइड से देखने पर इस तरीके से दिखाई देगा। इसे O मान लेते हैं और ये वो पॉइंट है जहाँ पर P है। इसका मतलब जो OM1 है ये पहला सर्किल की रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ, OM1 पहले सर्किल की रेडियस है। तो ये फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है। तो पहले जोन की जो रेडियस होगी वो OM1 होगी और दूसरे जोन में दो रेडियस होंगी, इनर रेडियस OM1 और आउटर रेडियस OM2। तीसरे जोन में इनर रेडियस OM2 और आउटर रेडियस OM3 होगी। तो अब अगर यहाँ कैलकुलेट करना चाहें कि पहले जोन की रेडियस कितनी होगी, तो यहाँ ट्राइंगल OPM1 से, अगर इस ट्राइंगल से लेंगे OPM1 तो ये हो जाता है OP स्क्वायर प्लस OM1 स्क्वायर इक्वल टू PM1 स्क्वायर। OP कितना है, ये है B स्क्वायर, OM1 कितना है, ये है R1 स्क्वायर और ये कितना हुआ PM1 हुआ B प्लस लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर। इसका मतलब जो R1 जो OM1 है, R1 का स्क्वायर हुआ B प्लस लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B को अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो बाहर आके B स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2B का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चूँकि यहाँ देखिए
लैम्डा की वैल्यू b से काफ़ी कम है, तो लैम्डा अपॉन b की वैल्यू 1 से काफ़ी कम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का टर्म इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास r1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू b स्क्वायर 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2b माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाता है b स्क्वायर 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2b माइनस 1, तो हो जाता है b स्क्वायर 2 लैम्डा अपॉन 2b। तो r1 स्क्वायर हो जाता है 2 से 2 कैंसिल, b स्क्वायर से एक पावर कैंसिल होगी, तो हो जाएगा b लैम्डा या r1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट b लैम्डा। तो हम ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन। तो यही रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन कितनी हुई, r1 इक्वल टू अंडर रूट b लैम्डा। यह कह सकते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट जोन। ये हो जाएगा इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू पाई b लैम्डा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जोन की। सेकंड जोन एक्चुअली एनुलर रिंग है, मतलब वो जो सर्किल है उसके एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस है। तो अगर हम बात करें किसकी, सेकंड जोन की, तो सेकंड जोन हुआ, सेकंड जोन उसकी दो रेडियस हुई, एक तो हुई इनर रेडियस जो r1 है, और एक क्या हुई, एक हुई आपकी आउटर रेडियस जो r2 है। r1 हम पहले से निकाल चुके हैं, हमें क्या निकालना है, r2। r2 निकालने के लिए हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल OPM2। तो इस ट्राइंगल में OP स्क्वायर प्लस OM2 स्क्वायर इक्वल टू PM2 स्क्वायर। OP मतलब b स्क्वायर प्लस OM2 मीन्स r2 स्क्वायर इक्वल टू b प्लस लैम्डा का स्क्वायर। तो ये इसमें r2 स्क्वायर हो जाएगा b प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर से b कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा अपॉन b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे नेगलेक्ट अगर कर दें तो ये जाता है b स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन b माइनस 1, तो हो जाता ट्वाइस b लैम्डा r2 स्क्वायर, या r2 हो जाएगा आपका अंडर रूट 2b लैम्डा। अब ये जो सेकंड जोन है ये इसकी आउटर रेडियस है, इसकी इनर रेडियस कितनी है, इसकी इनर रेडियस है r1 दैट इज अंडर रूट b लैम्डा। अगर हम कहें एरिया ऑफ सेकंड जोन, एरिया ऑफ सेकंड जोन अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई b लैम्डा माइनस ये हो जाएगा पाई b लैम्डा इक्वल टू पाई b लैम्डा। इसका मतलब यहाँ मैं फिर से लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ सेकंड जोन इक्वल टू पाई b लैम्डा। तो हम थर्ड का भी निकालेंगे तब भी एरिया कितना आ जाएगा, पाई b लैम्डा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जो जोन बन रहे हैं इन सारे जोन्स का एरिया सेम है, और वो एरिया है पाई b लैम्डा, जहाँ b है उस वेव फ्रंट और उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेनी है, और लैम्डा उस सोर्स की वेवलेंथ है। तो ये सारे जोन्स का एरिया कितना हुआ, पाई b लैम्डा। अब हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट P। पॉइंट P पर कितना एम्पलीट्यूड होगा, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। नंबर एक एरिया ऑफ जोन, दूसरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, तीसरा तो पहला है एरिया कितना बड़ा है।
ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो इसका मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी देगा, वहाँ पर ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज़्यादा होगी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट यानी कि पी पॉइंट उससे कितनी दूर है, ज़्यादा दूर होगा तो इसका मतलब कम उसका एम्पलीट्यूड होगा। ओब्लिक्विटी फैक्टर मतलब ये जो वेव फ्रंट है उससे मिलाने वाली लाइन वो उसकी नॉर्मल है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, और तिरछा कितना है मतलब तो ये 1 प्लस कोस थीटा यानी कि थीटा पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर सभी जो जोन है उन सब का एरिया बराबर है, तो हम क्या देखते हैं, एरिया चूंकि बराबर है लेकिन डिस्टेंस जैसे जैसे जोन बढ़ता चला जाएगा उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, तो एरिया क्या है, तो एरिया तो इक्वल है, एरिया इक्वल है, बट डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज होने से है कि वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी वजह से घटेगा। दूसरा, जितना हम दूर जा रहे हैं यहाँ से अगर बाहर चलेंगे तो यहाँ से मिलाने वाली जो लाइन है वो नॉर्मल से एंगल बढ़ाता चला जाएगा। एंगल बढ़ने का मतलब है कॉस थीटा की वैल्यू घटती चली जाएगी, या कह सकते हैं ओब्लिक्विटी फैक्टर की वजह से भी एम्पलीट्यूड कम होगा। इसका मतलब पहले जोन की वजह से जितना एम्पलीट्यूड होगा धीरे धीरे जैसे बाहर जाएंगे एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। तो मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड ड्यू टू जोन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एट्रक्स आर M1, M2, M3 डॉट डॉट, मतलब ये उन सब के एम्पलीट्यूड है। तो इन सब के जो जोन हैं, इन जोन के जो भी एम्पलीट्यूड्स हैं उन सब एम्पलीट्यूड को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से यहाँ ऐड करेंगे तो P पर एम्पलीट्यूड निकलेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एम्पलीट्यूड जो भी होंगे उनको फेस के साथ ऐड करना होगा। तो यहाँ है क्या, यहाँ देखिए पहला जो जोन है उसकी डिस्टेंस है b, दूसरे जोन की डिस्टेंस है b प्लस लैम्डा बाई 2। इसका मतलब पहले जोन और दूसरे जोन में पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2, तो ये पाथ डिफरेंस कितना हुआ लैम्डा बाई 2। इसका मतलब फेस डिफरेंस कितना हुआ पाई। दूसरे और तीसरे जोन में देखिए, दूसरे जोन में जो पाथ है वो डिस्टेंस है b प्लस लैम्डा बाई 2 इनर डिस्टेंस, और तीसरे जोन की जो पहली डिस्टेंस है वो है b प्लस लैम्डा, फिर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। इसका मतलब कह सकते हैं हम कि जो सक्सेसिव जोन्स हैं उनमें फेस डिफरेंस कितना है, पाई का फेस डिफरेंस है। पाई मतलब 2 पाई का आधा, आधे का मतलब हाफ, इसी वजह, या 2 पाई एक्चुअली पूरा पीरियड होता है उसका आधा पाई का फेस डिफरेंस, तो इसलिए इनका नाम रखा हाफ पीरियड जोन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला जोन है, दूसरा जोन में उसमें फेस डिफरेंस पाई है, तीसरे जोन में फिर से पाई फेस डिफरेंस। इसका मतलब पहले का और तीसरे का जो फेस डिफरेंस होगा वो 2 पाई होगा। पाई फेस डिफरेंस का अगर वेक्टर बनाते हैं तो जस्ट अपोजिट बनता है, तो हम इन वेक्टर्स को बना सकते हैं। अगर फेजर डायग्राम कहें तो फेजर डायग्राम हमारा इस तरीके से बनेगा कि हमने कहा कि पहले वाले जोन की वजह से एम्पलीट्यूड कितना हुआ M1, इसमें दूसरे जोन का एम्पलीट्यूड हम ऐड करेंगे, वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी और लेंथ उससे कम होगी तो हम इसे कह देंगे M2। इसमें तीसरा ऐड करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा M3, इसमें फिर चौथा ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M4। तो इस तरीके से ये वेक्टर ये ऐड होते चले जाएंगे और धीरे धीरे इनकी जो लेंथ है वो घटती चली जाएगी। और एम्पलीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इन सब का सम। तो यहाँ मैं इन सब की वजह से एम्पलीट्यूड लिखता हूँ, तो A कितना हो जाता है M1, ऊपर की डायरेक्शन को प्लस मानता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस M2 प्लस M3 माइनस M4 प्लस M5, इस तरीके से डॉट 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 Mn प्लस का। लेकिन डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ जोन्स ओड हैं या इवन है। अगर ये नंबर ऑफ जोन्स ओड हैं तो ये वाला लगेगा, अगर नंबर ऑफ जोन्स इवन है तो हमें ये ऐसे कहना पड़ेगा इवन नंबर के लिए। अब यहाँ पर इसे दोबारा से लिखते हैं ए को, इसे मैं क्या करता हूँ M1/2 लेता हूँ और M1/2 को ब्रैकेट में लिखता हूँ, M2 को माइनस ऐसे रहने देता हूँ
M3 का आधा इसमें ले लेता हूँ, इसे ब्रैकेट को बंद करता हूँ, प्लस M3/2 इस ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, माइनस M4 लेता हूँ और प्लस M5/2 लिख लेता हूँ। अब ये क्या है, इस तरीके से पेयर बन गए। अब यहाँ देखना एक बात है कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं M1, M2, M3 ये धीरे धीरे घट रहे हैं। हम इन्हें घटने को मान लें लीनियर अगर मान लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि जो कोई भी एम्पलीट्यूड है वो अपने साइड के दोनों एम्पलीट्यूड का एवरेज मान सकते हैं हम। इसका मतलब इस तरीके से मान सकते हैं कि अगर हम M2 है तो M2 को हम मान सकते हैं कि वो एवरेज है M1 और M3 का। तो इसे मैं लिख सकता हूँ M2 इक्वल टू M1 प्लस M3/2, और इसे लिख सकता हूँ M4 को लिख सकता हूँ मैं क्या, M3 प्लस M5/2। तो यहाँ देखिए ये हुआ M1/2 प्लस M3/2 इक्वल टू M2। तो ये इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये इस वजह से जीरो हो जाता है, ये ब्रैकेट के अंदर भी जीरो हो जाता है, और लास्ट में जाके कहीं जो टर्म बचेगा, और चूंकि धीरे धीरे जो वेक्टर है उसकी लेंथ कम हो जाएगी तो लास्ट का जो टर्म होगा उसका मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड लगभग जीरो होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो ए की वैल्यू जाती वो अप्रोक्सीमेटली कितनी जाती, M1/2। M1/2 का मतलब जो पहले जोन की वजह से एम्पलीट्यूड है उसका आधा, अगर हम पूरा वेव फ्रंट डालेंगे तब, फॉर फर्स्ट जोन ऑन एम्पलीट्यूड फॉर फर्स्ट जोन ओनली इक्वल टू, अगर मैं क्या करूं इस पूरे जो वेव फ्रंट है उसे ढक दूं और सिर्फ पहला जोन खुला छोड़ दूं तो सिर्फ पहले जोन की वजह से रोशनी आएगी और सिर्फ पहले जोन का एम्पलीट्यूड आएगा, उसकी वैल्यू है M1। तो यहाँ देखिए पहले जोन की वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो M1 है, और पूरा वेव फ्रंट है तो एम्पलीट्यूड बढ़ता नहीं है, एम्पलीट्यूड एक्चुअली घट जाता है, कितना, उसका हाफ हो जाता है। तो अगर मैं पूरा वेव फ्रंट लूँगा तो एम्पलीट्यूड फर्स्ट हाफ जोन की वजह से जो एम्पलीट्यूड होगा उसका आधा होगा, या इसे मैं कह सकता हूँ इंटेंसिटी लिख दूँ यहाँ पर, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शन हो जाएगी M1² 4, और यहाँ इंटेंसिटी अगर इसकी वजह से इंटेंसिटी लिखता हूँ तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी M1²। इसका मतलब अगर मैंने पूरा वेव फ्रंट लिया और यहाँ P पर लाइट आ रही है तो जितनी इंटेंसिटी होगी, अगर मैं इस वेव फ्रंट को सारे को ढक दूँ और सिर्फ एक ही जोन छोड़ दूँ तब इंटेंसिटी घटेगी नहीं, इंटेंसिटी एक्चुअली 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।